Hello everyone, welcome to Guru Mantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and we are discussing GATE Zoology course. Okay, so here I am with another interesting topic, that is common genetic disorders and model organisms that are used in the study of the genetic organism in the laboratory. Okay, so basically कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर हम लोग बात करें या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर हम लोग बात करें, हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, जेनेटिक वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि समवेयर इट इज रिलेटेड टू जीन्स. ओके, समवेयर इट इज रिलेटेड टू जीन्स. सो एंड डिसऑर्डर लाइक समथिंग दैट हैज लॉस्ट इज ऑर्डर. ओके, लाइक एक तरीके की डिजीज डेवलप हो जाना, कुछ चेंजेस आ जाना, किसकी वजह से, जीन्स में डिसऑर्डर होने की वजह से, या हम ये कह लें जीन्स का ऑर्डर बिगड़ जाने की वजह से, जीन्स में चेंजेस आने की वजह से. अब ये जीन्स कहाँ होते हैं, ये जीन्स क्या है, ये है डीएनए के सेगमेंट या डीएनए पार्ट. ओके, और ये अल्टीमेटली मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम. तो जनरली जब क्रोमोसोम में कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है, तब जीन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, जीन्स का जो ऑर्डर है वो बिगड़ेगा, और जब ऐसा होगा तब कोई ना कोई डिजीज़ डेवलप होगी. और उस डिज़ीज़ को पढ़ने के लिए या उस डिज़ीज़ को ही देखने के लिए कि किस तरीके से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जनरली जो हमको देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से डिजीज़ डेवलप होती हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है. ओके, तो हम इनको देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा आखिर क्या होता है. तो जनरली अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें कि क्या होता है, तो हमें ये पता चलेगा कि क्रोमोसोम हमारे पास कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हमको क्या देखने को मिलता है, ढेर सारे जीन्स. आधे जीन्स उसमें से, या हम ये कह लें जीन्स का एक सेट हम मदर से इनहेरिट करते हैं और एक सेट हम फादर से इनहेरिट करते हैं. तो हमारे पास जीन्स के टोटल 2 सेट होते हैं. ठीक है, अब इन जीन्स का एक बैलेंस बना हुआ है, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या है कि इनके नंबर डिसाइडेड है, या हम ये कह लें कि अगर नंबर ज़्यादा है तो उसको जीन्स को स्विच ऑफ करके रखता है हमारा जो रेगुलेशन वाला पार्ट है हमारी बॉडी का वो. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे जीन्स बढ़ते हुए मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा. अगर हमें जीन्स कम होते हुए मिल जाए तब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा. अगर हमें जीन्स डबल होते हुए मिल जाए तब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा. अगर हमें जीन्स हाफ होते हुए मिल जाए तब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा. तो बेसिकली इस बैलेंस को बिगाड़ने में कई सारे फैक्टर्स हैं जो सामने निकल के आते हैं, है ना. इस क्रोमोसोम में कई सारे बदलाव आ सकते हैं जो कि हमारे लिए लीथल भी हो सकते हैं, यानी कि डेथ कॉजिंग, या हार्मलेस भी हो सकते हैं. कुछ ऐसे चेंजेस जिनसे हमें कोई फर्क ही ना पड़े. ठीक है, तो ऐसे भी हो सकते हैं. तो बेसिकली क्रोमोसोम में 2 तरीके के मेजर चेंजेस आते हैं, या तो क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं या फिर क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंजेस आते हैं. ठीक है, यानी कि या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे चेंजेस को कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, और या तो क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाएंगे. जैसे पहले हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स, इससे इसका नंबर चेंज हो जाए. ठीक है, हो सब कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए, कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिले जो कि ओवरऑल हमारे पूरे नंबर के बैलेंस को हटा दें. ठीक है, तो वो चीज़ डेवलप जब होती मिलेगी तो उसको हम कहेंगे न्यूमेरिकल एबरेशंस या न्यूमेरिकल चेंजेस. ठीक है, अब दोनों ही तरीके से जब आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली चेंज होगा, न्यूमेरिकली चेंज होगा, ओवरऑल कहीं ना कहीं फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है वो उसका शो होगा, और या हो सकता है वो जेनेटिक डिजीज इस तरीके की हो जाए कि वो आपकी जान भी ले लें, यानी कि लीथल भी हो जाए. ठीक है, तो इन दोनों टाइप के डिजीज को हम देखने की कोशिश करेंगे, दोनों टाइप के डिसऑर्डर को या दोनों टाइप के चेंजेस को हम देखने की कोशिश करेंगे. अगर स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबरेशंस, और अगर नंबर में हो रहा है तो हम कहते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस. ठीक है, तो दोनों ही हमको देखने को मिलती है यहाँ पे. तो बेसिकली 2 टाइप्स हमारे पास सामने निकल के आ रहे हैं क्रोमोसोमल एबरेशन के. कौन कौन से वो 2 टाइप हैं, एक है हमारे पास क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबरेशन और एक है क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एबरेशन.
अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एब्रेशन की, तो स्ट्रक्चरल एब्रेशन में हमारे पास सबसे सामने कौन कौन से आ रहे हैं? डिलीशन, यानी कि जीन्स डिलीट हो रहे हैं। डुप्लीकेशन, जीन्स डबल हो रहे हैं। इन्वर्जन, जीन्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में थे ऐसे तो अपोजिट हो जा रहे हैं। ट्रांसलोकेशन, यानी जीन्स या डीएनए का एक सेगमेंट एक जगह से निकल के कहीं दूसरी जगह जाके एडअप हो रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एब्रेशन की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल चेंजेस हमको बेसिकली यहाँ पे दो तरीके देखने को मिलेंगे, या दो कैटेगरी हमको देखने को मिलेंगी, एक यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। ये बेसिकली क्यों दो कैटेगरी डिवाइड करी गई हैं? यूप्लॉइडी में क्या होता है कि आपका पूरा सेट जो है, पूरे क्रोमोसोम का सेट, जैसे कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो हमारे पास इस 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम के दो सेट हैं। अब अगर ये पूरा सेट डिलीट हो जाए या ये पूरा सेट ऐड हो जाए, इस तरीके के अगर न्यूमेरिकल चेंजेस आ रहे हैं तो हम कहते हैं यूप्लॉइडी, ठीक है। अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम पे फर्क पड़ रहा है, यानी कि 46 से 47 हो जाए या 46 से 45 हो जाए, सिर्फ एक क्रोमोसोम पे, सिंगल क्रोमोसोम पे नंबर में फर्क पड़ रहा है, तब हम उसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर तीन कैटेगरी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, और इन सब के सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कि ये नाम है इसमें क्या होता है, ये नाम है इसमें क्या होता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी का आपको पता होना चाहिए। यूप्लॉइडी में पूरी प्लॉइडी चेंज होती है, ठीक है, यानी कि पूरा सेट या तो ऐड होगा या डिलीट होगा, ठीक है, पूरा सेट या तो ऐड होगा या डिलीट होगा। और एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम के नंबर में फर्क पड़ता है, या तो नंबर बढ़ जाएगा या नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। तो हम न्यूमेरिकल एब्रेशन की अगर बात करें, सबसे पहले न्यूमेरिकल एब्रेशन से शुरू करने की कोशिश करें, तो न्यूमेरिकल एब्रेशन हमको पता चल रहा है दो तरीके की हमको देखने को मिल रही है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में आपको याद रखना है, यूप्लॉइडी इज द कंडीशन व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स गेन्स और लूजेस वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि हमारे पास 2n है 46 क्रोमोसोम, n होगा 23 क्रोमोसोम, ठीक है। अब हो सकता है एक n ऐड हो जाए इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n, अगर एक n और ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा 4n। इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकते हैं। अगर 3n हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड, अगर 4n हो रहा है तो उसको हम कहेंगे टेट्राप्लॉइड, और अगर कई सारे n हो जाए तो उसको कहते हैं हम पॉलीप्लॉइड, ठीक है। तो इसको ओवरऑल कहते हैं प्लॉइडी नंबर, प्लॉइडी नंबर में चेंज आ रहा है ना। लेकिन एन्यूप्लॉइड कंडीशन में ऐसा नहीं है। एन्यूप्लॉइड जो है वो एक ऐसी कंडीशन है व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स गेन्स और लूजेस वन और मोर क्रोमोसोम्स एंड नॉट द एंटायर सेट। एंटायर सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक या दो क्रोमोसोम या तो लूज हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, 2n+1 और 2n-1, ठीक है, या तो एक कम हो रहा है या एक ऐड हो रहा है। अगर एक ऐड हो रहा है तो ट्राइसोमी हो रही है, एक माइनस हो रहा है तो मोनोसोमी हो रही है, ओके। एक प्लस हो रहा है तो ट्राइसोमी हो रही है, एक कम हो रहा है तो मोनोसोमी हो रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये, तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है आपको दिमाग में कि ट्राइसोमी और मोनोसोमी क्या होता है। हालांकि इसके लिए मैंने एक टेबल रखी हुई है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और इसी में सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में आपका एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, यानी कि आपका 22 + XXY, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, आपका एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है 22 + Y, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ये हमको देखने को मिलता है न्यूमेरिकल एब्रेशन में, है ना। इसके इस चार्ट में, या हम ये कह लें, ये चार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसको ज़रूर से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा, PDF से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, जैसे भी आपको मन हो, लेकिन इसको ज़रूर से याद रखना है। एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में क्या है, 2n ± x, यानी कि एक क्रोमोसोम का गेन या लॉस हो रहा है। ध्यान देना है, एक क्रोमोसोम, सेट नहीं, एक सिंगल क्रोमोसोम। अगर एक सिंगल क्रोमोसोम कम हो रहा है तो मोनोसोमी, ठीक है। अगर डिविलिएशन ऑफ वन कॉपी ऑफ एनी वन क्रोमोसोम, कोई एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो मोनोसोमी।
नलीसोमी डिलीशन ऑफ बोथ दी कॉपीज ऑफ एनी क्रोमोसोम, ठीक है, 2n-2। अगर दो क्रोमोसोम या दोनों कॉपीज कम हो रही हैं तो नलीसोमी, अगर एक बढ़ रही है तो ट्राइसोमी, जैसे कि आपका एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम होता है आपका 18 से, है ना, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम 21 से। ऐसे ही टेट्रासोमी, अगर दो क्रोमोसोम बढ़ जा रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 कॉपीज ऑफ एनी वन क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आती है एनुप्लॉइडी की। आपको ये टर्म ऐसे ही याद रखने हैं एज इट इज, ठीक। उसके बाद यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब नंबर में कैसा चेंज आ रहा है, पूरे के पूरे सेट का पूरा क्रोमोसोम सेट या तो ऐड हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट डिलीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं यूप्लॉइडी, ठीक है। अब इसमें ट्रिप्लॉइड हो रहा है, टेट्राप्लॉइड हो रहा है या पॉलीप्लॉइड। अगर एक एन ऐड हो जा रहा है तो ट्रिप्लॉइड, ठीक है। एक 2 एन ऐड हो जा रहे हैं तो टेट्राप्लॉइड, और अगर 5, 6, 7 एन आगे और एन ऐड हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे पॉलीप्लॉइड या पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं न्यूमेरिकली, और ये टर्म्स हैं जो कि एसोसिएटेड है हमारे न्यूमेरिकल चेंजेस के साथ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हमारे सामने निकल के आता है स्ट्रक्चरल एबेरेशंस। स्ट्रक्चरल एबेरेशन से जैसा आपका नाम है यहाँ पे, वैसे ही आपको पता चल रहा है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल जनरली बना हुआ था अभी ऐसे, ठीक है। क्रोमोसोम पेयर है हमारे पास, जनरल हमारे पास बना हुआ था ऐसे। इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए कि इसका स्ट्रक्चर बदल गया, जैसा पहला था अब वैसा नहीं रह गया। अब हो सकता है कि उस बदलने वाले स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए हैं उसके दौरान जो जेनेटिक बैलेंस है वो भी बिगड़ गया हो या ना भी बिगड़ा हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल एबेरेशंस कौन कौन से हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में इन्वर्जन हो जाता है या ट्रांसलोकेशन हो जाता है, दो में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इन्वर्जन हो सकता है या ट्रांसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़्यादातर हमको ब्रेकेज और रीयूनियन में देखने को मिलते हैं। कहीं एक जगह से हिस्सा टूटा दूसरी जगह ऐड हो गया, एक जगह टूटा घूम के उसी जगह ऐड हो गया, ठीक है। एक जगह टूटा और डबल हुआ फिर उसी जगह ऐड हो गया। तो इस तरीके से ब्रेकेज और रीजॉइनिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जब ये ब्रेकेज और रीजॉइनिंग होती है तो उसकी मदद से जो डेवलप्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो या तो जेनेटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं, अगर जेनेटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। या फिर उस जेनेटिक बैलेंस को डिटेरेट कर देते हैं। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 कॉपीज हैं जीन्स की, 2 एलील्स हैं, और आपको 20 जो एंजाइम है उस जीन से बने हुए मिल रहे हैं। अब वहाँ पे आप 2 की जगह 4 कॉपी कर दो एलील की, तो आपको 20 की जगह 40 मिलने लगेंगे। अब आप ये कहो कि हमें जरूरत थी 20 एंजाइम्स की, हमें मिल रहे हैं 40, ठीक है। तो बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया। या फिर अगर आप डिलीट कर दो, आपको चाहिए थे 20 एंजाइम्स, आपको मिल रहे हैं 10, बैलेंस बिगड़ गया। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से ओवरऑल बैलेंस बिगाड़ देते हैं जेनेटिक, उसको हम कहते हैं अनबैलेंस स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। अनबैलेंस स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं बैलेंस स्ट्रक्चरल चेंजेस के, ठीक है। बैलेंस स्ट्रक्चरल चेंजेस एक बार आपको एबनॉर्मल फिनोटाइप शो नहीं भी करेंगे लेकिन अनबैलेंस जरूर कर देंगे, ठीक है। जो भी चेंजेस होंगे वो अनबैलेंस जरूर दिखा देंगे। तो अगर हम एक एक करके बात करें कौन से हमको यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो नंबर 1 है हमारे पास डिलीशन, ठीक है। जैसा इसका नाम है आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट है, मान लीजिए कि इसमें से कोई पार्ट हम डिलीट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E, F, ठीक है। ये था, हमने ये पार्ट इसका डिलीट कर दिया। तो अब हमारे पास क्रोमोसोम कैसा रह गया स्ट्रक्चर इसका, A, B, E, F, बीच में ये पार्ट डिलीट हो गया। जब ये पार्ट डिलीट हो गया तो हम जाहिर सी बात है हमारे क्रोमोसोम का जो आर्म है वो छोटा हो गया और वहाँ से जीन्स जो हैं वो कम हो गए। जब ये जीन्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है बैलेंस को डिटेरेट कर देंगे, बैलेंस को बिगाड़ देंगे, और जब ऐसा होगा तो हमको ज़रूर से कुछ ना कुछ फिनोटाइप में देखने को मिलेगा। तो एक सेगमेंट का लॉस हो जाना जेनेटिक मटेरियल से क्रोमोसोम में डिलीशन कहलाता है। ये हमको ड्रोसोफिला और मेज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये डिलीशन 2 तरीके से हो सकता है। कैसे 2 तरीके से हो सकता है, कौन से ऐसे वो 2 तरीके हैं या कौन से वो 2 नाम है। अगर डिलीशन एंड से हो रहा है यानी कि ये एरिया,
तो हम इसको कहेंगे टर्मिनल डिलीशन। अगर डिलीशन मिड पॉइंट से हो रहा है, किसी क्रोमोसोम के बीच से हो रहा है, तब हम इसको कहेंगे इंटर डिलीशन। ठीक है, तो ये हमको डिलीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद आता है डुप्लीकेशन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसमें चेंजेस आएंगे, यानी कि हम जेनेटिक रीजन्स को डुप्लीकेट कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ठीक है, एक रीजन उठाया और उसको हमने डुप्लीकेट बना के उसका डबल करके ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ABCDEFGH आपके पास ये सेगमेंट है, ABCDEFGH। ठीक है, ये आपके पास सेगमेंट है। अब आपने क्या किया, जीन्स GH को लिया और उसको डुप्लीकेट कर दिया, जीन्स GH को लिया और उसको डुप्लीकेट कर दिया। तो अब आपके पास कैसा सेगमेंट आ जाएगा, ABCDEFGH। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है आपने क्या किया, आपने जीन्स को डबल कर दिया, जीन्स को डबल कर दिया, फिर से आपने जेनेटिक बैलेंस बिगाड़ दिया। तो डिलीशन और डुप्लीकेशन दोनों ही ऐसे चेंजेस हैं, ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिनको हम अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस में मानते हैं। ठीक है, या अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, ड्रोसोफिला में हम देखने बोलता है, ड्रोसोफिला कॉर्न पीस में काफ़ी सारे जीन्स जो है वो डुप्लीकेटेड हमको देखने को मिलते हैं, और ये काफ़ी बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है एवोल्यूशन में इन ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, इसके बाद और हमारे पास कौन से चेंजेस हैं, इसके बाद हमारे पास इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन बहुत ही ईजी है। आपके पास क्रोमोसोम का आर्म है, इसमें जीन्स हैं। ठीक, इसमें से आप किसी जीन का पार्ट लीजिए, मान लीजिए ये CD आपने लिया, और फिर इसको 180 डिग्री टर्न कर दीजिए। ठीक है, 180 डिग्री टर्न कर दीजिए, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया। कैसे, ABDCEF। ठीक है, तो ये पार्ट कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, ये पार्ट पलट गया। आप लेके चले थे ABCDEFGH, अब आपके सामने है ABCDGF EH का हमने क्या सीक्वेंस बदल दिया। ठीक है, जीन्स का सीक्वेंस चेंज कर दिया, या आपका EF जो है वो FE में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस जो है वो बदल गया, जैसे ये CD DC में बदल गया, ऐसे ही इसके भी दो टाइप होते हैं, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। आपको बस ये याद रखना है कि पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक में डिफरेंस क्या होता है। अगर ये जो रीजन आपका इन्वर्ट हो रहा है, इस रीजन में सेंट्रोमेयर हो, सेंट्रोमेयर क्या, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर इस रीजन में सेंट्रोमेयर हो, यानी कि मान लीजिए सेंट्रोमेयर के इस साइड आपको जीन देखने को मिल रहा है M, तो MAB अगर आप इन्वर्ट कर रहे हैं तो बीच में सेंट्रोमेयर आ रहा है। तो अगर सेंट्रोमेयर हमको देखने को मिल रहा है इन्वर्जन या इन्वर्टेड सेगमेंट में, तब हम ऐसे इन्वर्जन को कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। और अगर हमें सेंट्रोमेयर देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपने CD को इन्वर्ट किया और DC में बदल दिया, तब ऐसे इन्वर्जन को हम कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, तो पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक में यही डिफरेंस होता है। अगर सेंट्रोमेयर आपका इन्वर्टेड सेगमेंट में आ रहा है तो वो पेरीसेंट्रिक, अगर नहीं आ रहा है तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा स्ट्रक्चरल एबरेशन है, वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, जाहिर सी बात है कि एक सेगमेंट एक जगह से उठ के कहीं दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मल हमारे पास एक क्रोमोसोम का सेगमेंट है, वहाँ पे हमारे जीन्स हैं। ठीक है, अब इसका ये सेगमेंट उठे और कहीं दूसरे क्रोमोसोम पे जाके ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस जो आएंगे उसमें हम कहेंगे कि ट्रांसलोकेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो गया क्या, इट इज अ काइंड ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन विच इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स अकर। व्हेन translocation occurred between two non-homologous structure, then it is called reciprocal translocation or illegitimate crossover। ठीक है, अगर दो होमोलोगस हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक क्रोमोसोम नंबर 7 और एक क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, हमको दूर अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, और उनके बीच में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या
इललेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। ओके, इसके भी दो टाइप है हमारे पास, हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन एंड होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन में क्या देखने को मिल रहा है, वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉर्मल एंड द अदर मेंबर इज विद द इंटरचेंज सेगमेंट्स। ठीक है, एक क्रोमोसोम का पार्ट से जहां से उठ के गया है वो हिस्सा नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन जहां जाके ऐड होगा उसके सेगमेंट चेंज हो जाएंगे। होमोजाइगस में क्या देखने को मिलता है कि जहां से गया है और जहां ऐड हुआ है दोनों ही जगह के सेगमेंट जो है वो हमको क्या देखने को मिलेंगे, ट्रांसलोकेटेड, दोनों के ही सेगमेंट चेंज मिलेंगे। यानी कि अगर यहाँ से डी ही उठ के जाए और किसी दूसरी जगह जाके डी ई ऐड हो जाए तो वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, डी ये ऐसा ही रहेगा अगर यहाँ से कॉपी होके गया है ये। अगर उधर से मान लीजिए एम एन था, एम एन उधर से उठ के आए और डी ई इधर से जाए तो एम एन यहाँ ऐड हो जाए और डी ई वहाँ ऐड हो जाए, तो जब दोनों चेंज हो जाएंगे तब हम इनको कहेंगे होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए मिलते हैं हमको हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स में। ओके, तो ये तो थी हमारी बात किसकी, जो कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे थे या कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिन वजह से देखने को मिल रहे थे वो चीज़ें। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चला आता है, वो है मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली होता क्या है कि आप एक लैब में वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपने एक नई जो है एक ड्रग इजाद किया है, अभी नया आपने एक ड्रग डिस्कवर किया है, लेकिन आप उस ड्रग को ये मान रहे हो कि ये ड्रग काम कर सकता है कैंसर के लिए, ठीक, लेकिन आप उस ड्रग को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन पे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं या हम ये कह लें जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज ये अलाउ नहीं करती कि आप डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल्स पे आएँ या आप ह्यूमंस के ऊपर या ह्यूमंस की जांच के साथ खिलवाड़ करें अपने लैब में। ठीक है, पहले ऐसा होता था फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे आपके जो ह्यूमंस थे वो भी कौन से ह्यूमंस, जो जेल में बंद थे, ऐसे कैदी जिनको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी होती है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उनको हो चुकी होती है, उनके ऊपर ये टेस्ट किए जाते थे लैब में और फिर देखा जाता है कि वो मर रहे हैं कि जी रहे हैं। लेकिन फिर बाद में पाया गया कि ये काफ़ी बाद में ऐसे सोचा गया कि ये काफ़ी गलत काम है, नहीं करना चाहिए, तो वहाँ भी बंद कर दिया गया। ठीक है, तो बात करें अगर मॉडल ऑर्गेनिज्म की, तो ये ऐसे नॉन ह्यूमन स्पीशीज होती हैं, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको लैब में यूज़ किया जाता है, किसके लिए, प्री ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, ह्यूमंस पे ट्राई किया जाए उसके पहले। और इससे अच्छा कौन जानता होगा, अभी कोरोना की वैक्सीन के आने से पहले कितने ज़्यादा ट्रायल्स हुए उस वैक्सीन के, है ना, और उसके लिए हम अलग अलग नॉन ह्यूमन स्पीशीज यूज़ कर सकते हैं। पहले हम माउस यूज़ करते हैं, पहले बैक्टीरिया में देखते हैं, माउस यूज़ करते हैं, हॉर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग, ठीक है, नॉन ह्यूमन स्पीशीज यूज़ करते हैं। और बाकायदा अगर वो स्पीशीज की डेथ होती है लैब में इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, तो हम कहते हैं दिस माइस हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द साइंस। ये नहीं लिखते हैं किल, ठीक, हम लिखते हैं ही सैक्रिफाइस्ड या इट हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द साइंस। ओके, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कई सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म हमारे सामने निकल के आते हैं, मतलब वायरस से लेके एनिमल्स तक हर जगह हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, हर तरीके के मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि हम जो भी हम चीज़ की स्टडी करना चाह रहे हैं वो हम इन मॉडल ऑर्गेनिज्म के थ्रू करके अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ, ह्यूमंस के ऊपर अगर ये ड्रग ट्राई किया गया तो किस तरीके से काम करेगा। और ज़्यादातर मॉडल ऑर्गेनिज्म हम लोग किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि टैक्सोनॉमिकली रिलेटेडनेस कितना है, ठीक है, कितनी टैक्सोनॉमिकली हमको एक दूसरे से रिलेटेड मिल रही हैं ये स्पीशीज। फॉर एग्जांपल माइस और ह्यूमंस दोनों काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ना, लेकिन ये किस बेसिस पे हैं ये देखते हैं फाइलोजेनेटिकली किस तरीके से रिलेटेड हैं, इनके एंसेस्टर सेम थे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मिला जुला ही एक्शन होगा। ऐसा ही लगभग एक्शन हमको माइस में देखने को मिलेगा और ऐसा ही लगभग एक्शन हमको हॉर्स में, ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, चिंपैंजीज हैं, मंकीज़ हैं, इन सारे उस पर। ठीक है, तो कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म की लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकती है कि आपको पता होना चाहिए। अगर हम वायरसेस की बात करें तो हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट वायरसेस निकल के आते हैं, वो है फेज लैम्डा, ठीक है, लैम्डा फेज 5X174, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है, इसका जीनोम सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था। ठीक है, इसमें हमको जो जीनोम देखने को मिलता है उसमें 11 जीन्स हैं, 5386 बेस पेयर इन लेंथ है ये। SV40 हमारे पास, T4 फेज है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है वायरस के केस में,
प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ढेर सारे प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं स्टडीज़ के लिए लैब में। एस्कर्शिया कोलाई, ये कोलाई आपको पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हद से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव गट बैक्टीरिया, ठीक है। बैसिलस सबटाइलिस, इसका ये इंडोस्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोलोबैक्टर क्रिसेंटस, ठीक है, इसको भी हम यूज़ करते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन स्टडी के लिए। माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियम, ये एक मिनिमल ऑर्गेनिज्म है, इसको हम यूज़ करते हैं किस तरीके से हमको जो क्या कहते हैं ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, उसके लिए, ठीक है। एलिविब्रियो फिशरी, इसको हम कोरम सेंसिंग, बायोल्यूमिनेसेंस और एनिमल बैक्टीरियल सिम्बायोसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हमारे पास बैक्टीरियोइड्स थिटायोटायोमैक्रोन, आप लोग भी पढ़ के देखिएगा, बड़ा अजीब सा वर्ड है। बैक्टीरियोइड्स थिटायोटायोमैक्रोन, ये एक पॉलीसेक्राइड डिग्रेडिंग मेंबर है जो कि हमको देखने को मिलता है ह्यूमन गट में, है ना। ह्यूमन गट के माइक्रोबायोटा का पार्ट है और जाहिर सी बात है पॉलीसेक्राइड डिग्रेडिंग मेंबर है, तो इसके जो ये कैरेक्टर है इसको हम यूज़ करके कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन हो रहा है या जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग मतलब पोल्यूशन है उसको कैसे कम किया जा सके। इसके बाद साइनिकोसिस्टिस है, एक फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरियम है, इसको यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेटिक रिसर्च के लिए, है ना। उसके बाद आ जाता है यूकैरियोट्स पे। यूकैरियोट्स में भी देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं। प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो डिप्टियोस्टाइलम डिस्कोइडियम है हमारे पास। टेट्रा हाइमेना थर्मोफिला है जो कि फ्रेश वाटर एक सीलिएट प्रोटोजन है, उसको यूज़ किया जाता है आपके जितने भी हीट शॉक प्रोटीन्स हैं उसकी स्टडी के लिए। एमिलियाना हक्सली, इसको यूज़ किया जाता है आपका यूनिसेलुलर मेराइन, आपका कॉकोलिथोफेरो अलगा है जिसको हम यूज़ करते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज़ की तरह, है ना, एज अ मॉडल फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज़। फंजी है हमारे पास कुछ, एशबिया गोसेपी, ठीक है। कॉटन पैथोजन है हमारा, ये जेनेटिक स्टडीज़ के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस निडुलेंस है हमारा, ये मोल्ड सब्जेक्ट है जेनेटिक स्टडीज़ का, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें, आपको पता है एराबिडोसिस थैलियाना है हमारे पास, जिसको हद से ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, आपकी प्लांट की रिलेटेड स्पीशीज़ के लिए, जो आपके बहुत सारे स्टडीज़ में आपने इसको पढ़ा होगा अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ पे हमने एराबिडोसिस थैलियाना को यूज़ किया है, जैसे कि ABCD मॉडल ऑफ फ्लावरिंग जो है वो भी। फिर सेलेजनेला मोइलेंडोर्फी, इसको यूज़ किया जाता है वेस्कुलर प्लांट से, ये हमारा लैंड प्लांट के एवोल्यूशन के पढ़ने के लिए किस तरीके से लैंड प्लांट का एवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था, है ना, क्योंकि ये रेप्टाइल और प्लांट किंगडम में आता है। उसके बाद हमारे पास मेज है, जिया मेज, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, ट्रांसपोजोन की स्टडी के लिए। निकोशियाना बेंथामियाना है जिसको हम यूज़ करते हैं प्लांट पैथोजन स्पीशीज इंटरेक्शन या स्टडीज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास कई सारे एनिमल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सोटल, ठीक है, बॉम्बाइना या बॉम्बाइना वेरीगेटा, आपके पास कैट है, फेलिस सिल्वेस्ट्री कैरोलाइना एनोल है, ठीक है। बैट है आपका मायोटिस ल्यूसिफोगस, ठीक है। सी लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन मैरिनस, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड की रिसर्च के लिए यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली वो निकाल के रखी हैं जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे न्यूरोफिजियोलॉजिकल के लिए कैट यूज़ करी जाती है, रेप्टाइल जीनोमिक्स के लिए हम एनोलिस को यूज़ करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ आप याद रखिए, बाकी आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा और क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपको पता है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप इनवायरमेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भी अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।